तो प्यारे बच्चों, परीक्षा से पहले बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, फास्ट कराऊंगा, रैपिड फायर सेशन इसका नाम है। बहुत सी चीजें आपको समझनी है तुरंत फुरंत, और ज्यादा तनाव लेना नहीं है, मस्ती से परीक्षा देने जाना है। इस वीडियो के बाद, इस क्लास के बाद एक समसामयिकी और करंट की क्लास भी मैं आपके लेने वाला हूं, जिसमें सूजस का सार है, गवर्नमेंट की ऑथेंटिक साइट का, और आरबीएससी की किताबों का सार है, जितना हमें लगा कि महत्वपूर्ण है। हालांकि उसके लिए हम थैंक्स बोलेंगे मैम को, मैम ने तैयार किया है। वो क्लास भी मैं इसके बाद लूंगा। तो जो लोग ये वाली क्लास देख रहे हैं वो समसामयिकी कि वो क्लास जरूर देखनी है आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी 20 नंबर की आपके आने वाली है अभी थर्ड ग्रेड की परीक्षा में। वापस कंटिन्यू कर दें। तो 20 नंबर की आने वाली है और बहुत से हिंट आपको मिलने वाले हैं। कौन जाने इनमें से कहां से कोई बात आ जाए, तो शांति से तरीके से करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है, किशोरों के, ये सारे पीवाईक्यूज हैं, ध्यान रखना। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। और एक बात और बता दूं, इसका थंबनेल हमने दिया एक्सपेक्टेड, जो प्रश्न आपके परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वो अपना आंसर होगा। तो कौन से कथन सही नहीं है। चलिए, पहला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट लूंगा मैं, चिंता मत करो आप। पहला ऑप्शन है, लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है। क्या लड़कों में लड़कियों से पहले शुरू होती है? नहीं, लड़कियों में 2 वर्ष पहले शुरू होती है, जिनको बोलते हैं ना हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेकेंडरी, द्वितीयक यौन गुण लड़कियों में लड़कों से पहले आते हैं, तो यह बात गलत है। दूसरा, किशोरावस्था में स्वर यंत्र यानी वोकल कॉर्ड का आकार लड़कों और लड़कियों में समान होता है। तो हम अक्सर बोलते हैं ना, किशोरावस्था में लड़कों की आवाज फटे बांस जैसी हो जाती है और लड़कियों की सुरीली हो जाती है, तो समान कहां हुआ, इसका मतलब ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, किशोरावस्था में वसामय यानी सिबेसियस ग्लैंड का स्राव बढ़ जाता है। क्या किशोरावस्था में सिबेसियस ग्लैंड का स्राव बढ़ता है? ये बात बिल्कुल सही है। क्या होती है सिबेसियस ग्लैंड? दरअसल सिबेसियस ग्लैंड एक हार्मोन ट्रिगर होता है उसमें, और हम सब जानते हैं उस हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन्स। तो एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन्स किशोरावस्था में स्रावित होता है, और इसका प्रमुख लक्षण यह है कि अचानक ये बढ़ जाता है। इसके कारण से एक समस्या जो किशोरावस्था में आती है, स्पेशली फेस पे, चेस्ट पे और बैक साइड में, ये जो टी एरिया है ना, इस एरिया में मुहन से पिंपल्स, एक्ने, आपने अक्सर सुना ना किशोरावस्था में एक्ने, पिंपल से परेशानियां, तो पिंपल्स हो जाती हैं यहां पे। और पिंपल्स क्यों होती हैं? सिबेसियस ग्लैंड के हार्मोन के कारण। हार्मोन का नाम भी याद रखना परीक्षा में, एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन्स या एस्ट्रोजन हार्मोन है, जिसके कारण से ऐसा होता है, पिंपल्स उभर आती है, मुंह से निकल आते हैं ना किशोरावस्था में। ओके, कई बार बोलते हैं ना कि तो जवानी फुटे है बच्चा, चिंता मत कर। ओके, तो वो है, इसका मतलब किशोरावस्था में सिबेसियस ग्लैंड का स्राव बढ़ जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन, लड़के और लड़कियां किशोरावस्था में प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं। क्या किशोरावस्था में प्रजनन की परिपक्वता आ जाती है? बिल्कुल आ जाती है। तो से और दे सही है, ए और बे गलत हैं। तो कौन से कथन सही नहीं है? तो ए और बे सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, यदि विद्यार्थियों का मन थका हुआ है तो सीखने का वातावरण उपयुक्त होते हुए भी वह सीख नहीं पाता है। यह कथन थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए किस गौण नियम को संदर्भित करता है? तो याद रखना, थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला है मानसिक विन्यास का नियम, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है आत्मीकरण का नियम, और चौथा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इंग्लिश में मैं सब बता चुका हूं आपको। एसोसिएट शिफ्टिंग है, असिमिलेशन है, प्रीपोटेंसी है, मेंटल सेट है। तो मन थका हुआ है, इसलिए वह वातावरण भले ही कितना ही सही हो, पढ़ने वाले कितने बढ़िया हो, पर खुद का मन खराब है तो पढ़ नहीं पाएगा। ये क्या है? ये दरअसल मेंटल सेट है, ये है मानसिक विन्यास का नियम। तो सही जवाब है मानसिक विन्यास का नियम। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि थॉर्नडाइक ने 5 गौण नियम बताए हैं। कितने बताए हैं? सेकेंडरी लॉज 5, जिसमें पहला है आपका आंशिक क्रिया का नियम, प्रीपोटेंसी। दूसरा है आपका मानसिक विन्यास का, फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन मानसिक विन्यास। क्या ध्यान रखने वाली बात है? 5 में से 4 तो दे रखे, एक नहीं दे रखा, बताता हूं कौन सा है वो। खास बात ध्यान रखने वाली यह है कि सब एक नियम, गौण नियम के दूसरे भी नाम हैं और वो परीक्षा में आते हैं। मानसिक विन्यास का ही एक नाम है मनोवृत्ति का नियम। क्या नाम है? मनोवृत्ति का नियम। याद है ना, हमने आपको एग्जांपल दिया था, ए बी सी 3 लड़के, ए पास होने के लिए पढ़ता है, बी को इंटरेस्ट है, सी मास्टरी के लिए पढ़ता है, तो इसको मनोवृत्ति का नियम भी बोलते हैं। और हम जानते हैं मनोवृत्ति को दृष्टिकोण भी कहते हैं, तो इसको दृष्टिकोण का नियम भी बोलते हैं।
इसको मानसिक स्थिति का नियम भी बोलते हैं। तो मनोवृत्ति बोले, दृष्टिकोण बोले, मानसिक स्थिति बोले, मानसिक विन्यास बोले, एक ही है। मेंटल सेट का प्रभाव पड़ता है लर्निंग प्रोसेस पे। दूसरा, ये जो आत्मीकरण का नियम है, आत्मीकरण के नियम को पूर्व अनुभवों का नियम भी बोलते हैं। पूर्व अनुभव यानी पहले किसी परिस्थिति में हमने जो रिस्पॉन्ड किया, बाद में उससे मिलती जुलती परिस्थिति पे वैसा ही रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल याद है ना, प्रेमी से बिछड़ जाने के बाद प्रेमिका उसकी तस्वीर को देखकर बातें करती है, माँ अपने बच्चे के कपड़ों से बातें करती है, वो है पूर्व अनुभव। और इसी का एक नाम है सादृश्यता का नियम। क्या नाम है? सादृश्यता का नियम। कभी कभी सादृश्य अनुक्रिया भी लिखा आता है, इंग्लिश में एनालॉजी बोलते हैं। तो एनालॉजी वही है, सदृश्यता वही है, पूर्व अनुभव वही है, आत्मीकरण वही है, असिमिलेशन वही है। ये ध्यान रखना। साचर्य परिवर्तन, एसोसिएट शिफ्टिंग क्या है? एसोसिएट शिफ्टिंग, इस पे पावलोव का सिद्धांत पूरा का पूरा टिका हुआ। एक उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया होती है तो उसके साथ किसी दूसरे उद्दीपक को एसोसिएट करते हैं, बार बार रिपीट करें तो फिर रिस्पॉन्स उस दूसरे उद्दीपक के साथ भी कंडीशनिंग हो जाती है। ये थॉर्नडाइक ने दे दिया था, पर पेवलोव ने इस पे ज्यादा काम किया और नोबेल ले गए। तो 4 नियम तो ये हो गए। बहुअनुक्रिया का नियम एक और है, मल्टी रिस्पॉन्स। बाकी 5 नियम आप याद रखेंगे। पहला बहुअनुक्रिया का मल्टी रिस्पॉन्स, दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा कोई सा भी ले लें आप, मानसिक विन्यास का नियम, जिसके दूसरे नाम मैंने आपको बता दिए, मनोवृत्ति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, दृष्टिकोण का नियम। ठीक है, मेंटल सेट इंग्लिश में बोलते हैं। अगला आत्मीकरण का नियम, जिसका दूसरा नाम पूर्व अनुभव के नियम, तीसरा नाम सादृश्यता का नियम या सादृश्य अनुक्रिया का नियम या एनालॉजी भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। और 5वां है साचर्य परिवर्तन का नियम, एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ओके, तो तीनों वो आपको पता ही है, मुख्य नियम, रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट। अगली बात है, पियाजे के सिद्धांत में अलग अलग व्यवहारों और विचारों को एक उच्च स्तर की प्रणाली में समूहबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कीमा, समावेशन, संगठन या फिर समायोजन। तो ऐसा कैसा वर्ड आ जाए उच्च स्तरीय प्रोसेस में शामिल करेंगे। तो दरअसल मैंने आपको बताया था कि जो ज्ञान के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको पियाजे बोलते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, अनुकूलन, अडेप्टेशन, है ना। ये शब्द लगभग समानार्थी हैं, आपको अभी ज्यादा कॉन्सेप्ट में उतरने की जरूरत नहीं है। हम मान के चलते हैं कि अनुकूलन जो है उसी को हम संगठन कहते हैं और इसी के मेन फेज 2 हैं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। तो यहां जवाब आ जाएगा संगठन, यह है ऑर्गेनाइजेशन। दरअसल मेंटल ऑर्गेनाइजेशन के कारण ही अडेप्टेशन होता है, इसलिए संगठन इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद, हम जानते हैं वाइगोत्स्की की बात, सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो वाइगोत्स्की में SCL जरूर याद रखना, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। और इसमें उन्होंने क्या बोला था? इसमें उन्होंने दूसरे के साथ अंतरक्रिया को महत्वपूर्ण माना था पियाजे की तुलना में। पियाजे जेनेटिक्स और बायोलॉजिकल रेडीनेस को इंपॉर्टेंट मानते हैं, ये सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को मीडिएशन के रूप में मानते हैं ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में। पियाजे, वाइगोत्स्की दोनों ही इंटरेक्शनिस्ट और अंतरक्रियावादी हैं, ये भी बात अपनी जगह सही है। तो पहली बात, वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं? बालक के निजी संभाषण, वो तीन लैंग्वेज बताई ना, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर साइलेंट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच, बालक की प्राइवेट स्पीच का उपयोग करके अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। तो हमने खूब बताया, आपको एग्जांपल दिए, खुद से बात करता है तो अपने व्यवहार को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये बात सही है। चौथा ऑप्शन देखो, बालकों की स्वयं को बातचीत उनके सोचने और क्रियाओं का मार्गदर्शन करती है। इसका मतलब बालकों की स्वयं की बातचीत भी प्राइवेट स्पीच है। तो ऐसा पहला और चौथा ऑप्शन दोनों एक ही बात कहते हैं और दोनों ही सही है। ये भी प्राइवेट स्पीच है और ये भी प्राइवेट स्पीच है कि नहीं है? अब दूसरे ऑप्शन देखो आप, अब है तर्क करने और समस्या समाधान करने जैसी मानसिक प्रक्रियाएं मनोवैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा संचालित होती हैं। और दूसरा, हमारी विशेष मानसिक संरचनाएं और प्रक्रियाएं दूसरों के साथ अंतःक्रिया से स्वतंत्र होती हैं। समझना बात को, यानी दूसरों के साथ अंतःक्रिया से स्वतंत्र। इसका मतलब ये दूसरा बिंदु कह रहा है कि दूसरों के साथ अंतरक्रिया नहीं होती, अपने आप ही ज्ञान का निर्माण करो, दूसरों के साथ इंटरेक्शन मत करो। क्या ये बात सही है? जवाब है ये बात गलत है। वाइगोत्स्की ऐसा नहीं कहते। और तर्क करने, समस्या समाधान यानी मेंटल ऑपरेशन जैसी चीजें हैं वो मनोवैज्ञानिक उपकरणों से संचालित होती हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक उपकरण उन्होंने बताए हैं वही सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये मनोवैज्ञानिक उपकरण है। इसका मतलब ये सही है। तो दूसरा गलत है और हमको बताना है जो गलत है। तो ध्यान रखना, दूसरा क्यों गलत हुआ? क्योंकि दूसरे में कहीं ना कहीं जेनेटिक्स को ही महत्वपूर्ण माना है, सोसाइटी, कल्चर को महत्व नहीं दिया, स्वतंत्र बोल दिया, दूसरों के साथ इंटरेक्शन से स्वतंत्र। इसका मतलब दूसरों से इंटरेक्शन मत करो तो भी ज्ञान का निर्माण हो जाता है, ऐसा तो वाइगोत्स्की नहीं कहते। इसलिए दूसरा गलत। अगला है, मनोविज्ञान में विभिन्न विचारों के संप्रदायों यानी जो स्कूल्स हैं साइकोलॉजी के, उनमें लर्निंग पर कुछ रिसर्च हुए हैं। अधिगम पर हुए अनुसंधानों के अनुसार
अधिगम के कॉन्सेप्ट की व्याख्या किस रूप में की जा सकती है? तो जो लेटेस्ट रिसर्च हुए वो क्या कहते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया था कि लर्निंग के बारे में लेटेस्ट रिसर्च कौन सी बात मानते हैं, कौन सी बात नहीं मानते। तो हम सब जानते हैं लेटेस्ट रिसर्च कौन से हैं, पियाजे वाले हैं, वाइगोत्स्की वाले हैं, ब्रूनर वाले हैं, अजुबेल वाले हैं। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जिन्होंने रखी है उनके हैं, और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं, पर दूसरों के साथ इंटरेक्शन से ज्ञान का निर्माण होता है। दूसरी बात, ज्ञान के निर्माण में एक्टिवली बच्चा सक्रिय रहता है, खुद करके सीखता है, इंगेज रहता है, पैसिव लर्निंग नहीं होती, दूसरों से ट्रांसफर नहीं होता, यही बात है। अब यहां पे देखो आप, अधिगम ज्ञान के निर्माण के रूप में, बिल्कुल सही बात है। अधिगम सक्रिय मानसिक प्रक्रिया द्वारा अभिग्रहण के रूप में, यानी ज्ञान रिसीव तो करेंगे, लेकिन कैसे रिसीव करेंगे, किसी और के द्वारा नहीं, एक्टिवली मेंटल प्रोसेस, खुद ही मेंटल प्रोसेस करेंगे। सक्रिय रहने का मतलब खुद हम करेंगे, खुद शामिल होंगे उस कार्रवाई में, उस हैंड्स ऑन एक्टिविटी में, तो यह बात सही है। तीसरा, अधिगम प्रतिक्रिया अभिग्रहण के रूप में, इसका मतलब है बाहर से कोई हमको देगा, जैसा व्यवहारवादी कहते हैं, तो व्यवहारवादियों वाली बात संरचनावादियों, निर्मितवादियों, कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट ने नकार दी, और ज्ञान के निर्माण का काम एक्टिवली अपने ब्रेन में होता है, इसलिए यह बात गलत है। अब इन तीनों में कौन से अधिगम के संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य को दर्शाते हैं, कौन से अधिगम के संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य को दर्शाते हैं? तो 2 और 3 दर्शाते हैं, पहला नहीं दर्शाता। क्यों संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य क्यों नहीं दर्शाता? क्योंकि पहला किसको दर्शाता है? पहला व्यवहारवादी अप्रोच को दर्शाता है। पहला क्या है? व्यवहारवादी अप्रोच है। आप बोलेंगे साहब आप तो निर्मितवाद की बात कर रहे थे, ये तो संज्ञानवाद की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, निर्मितवाद की उत्पत्ति किससे हुई है? निर्मितवाद की उत्पत्ति भी संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य हुई है। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, निर्मितवादी अवधारणा की उत्पत्ति किससे हुई? संज्ञानवाद से हुई। तो ये ध्यान रखना, यहां ये व्यवहारवाद की बात है, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट और कोग्निटिव अप्रोच मानती नहीं है, क्योंकि वो तो मेंटल ऑपरेशन एक्टिवली इंगेजमेंट के कारण से मानते हैं, ज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं, इस बात को मानते हैं। नेक्स्ट, एक छात्र ने पढ़ाई में असफल होने पर एक अच्छा गायक बनकर उच्च सफलता व प्रसिद्धि प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट कर लिया। छात्र ने जिस समायोजन तंत्र का उपयोग किया उसे क्या कहते हैं? देखो, समायोजन तंत्र में बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बहुत बार पेपर बनाने वाले भी चूक जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि यहां हमने देखा अच्छा गायक बना, तो अच्छा गायक बना तो फिर हम उसको बोलते हैं ना, आपका वो सब्लिमेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते? सब्लिमेशन हो गया, कवि बन गया। उदात्तीकरण बोलते हैं इसको, बोलते हैं ना उदात्तीकरण, पर उदात्तीकरण तो ऑप्शन में है ही नहीं। जब उदात्तीकरण ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम किसके साथ जाएंगे? प्रतिगमन के साथ नहीं जाएंगे, प्रतिगमन तो पुराने दिनों में लौटना है। औचित्यकरण के साथ भी नहीं जाएंगे, युक्तिकरण रेशनलाइजेशन के साथ भी नहीं जाएंगे, तर्क देकर सही सिद्ध करना है। अब बचे विस्थापन और क्षतिपूर्ति। विस्थापन में भी क्या होता है? टारगेट चेंज होता है, और क्षतिपूर्ति में भी टारगेट बदलता है, और सब्लिमेशन में भी टारगेट बदलता है। मुझे याद है एक बार रीट में एक सवाल आया था जिसमें क्षतिपूर्ति विस्थापन दोनों को एक ही माना गया था। तो ध्यान रखेंगे, यहां ये बहुत कंफ्यूजिंग सा प्रश्न उन्होंने दिया। हम यहां पे चले जाएंगे सीधे सीधे, एक क्षेत्र में असफलता मिली तो दूसरे में सफलता पाली, उदात्तीकरण तो था नहीं, तो हम चलेंगे क्षतिपूर्ति के साथ। अगर उदात्तीकरण नहीं है तो आंसर क्षतिपूर्ति करोगे आप, क्षतिपूर्ति भी नहीं है तो फिर विस्थापन के साथ जाने में भी कोई बुराई नहीं है। तो इनको बहुत बारीकी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक और बात जो मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको, हम सब्लिमेशन और उदात्तीकरण अक्सर रक्षा युक्तियों में काम में लेते हैं, जो कि लेते हैं, फ्राइड ने भी लिया है। लेकिन ऐसा भी तो है, जब बाल्यावस्था हमने आपको पढ़ाई थी तो ये कहा था कि साहब बाल्यावस्था में सृजनात्मक गतिविधियां, जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, जिसको मेंटल एनर्जी बोला था पियाजे ने, वो सेक्सुअल एनर्जी और इंस्टिंक्ट सब्लिमेट कर जाती है, और सब्लिमेट करके कोई क्रियात्मक क्षेत्र में उपलब्धि के रूप में सामने आती है। इसको भी सब्लिमेशन कहते हैं। तो अगर ये वाली परिभाषा हम देखें तो सब्लिमेशन या उदात्तीकरण या फिर मार्गांतरीकरण शब्द जो एक साथ ही हम यूज करते हैं, ये प्रत्यक्ष उपायों में भी आ जाता है। तो एक बार कहीं फर्स्ट ग्रेड में ऐसा भी आया है कि उदात्तीकरण को प्रत्यक्ष मान लिया गया, मार्गांतरीकरण को प्रत्यक्ष मान लिया गया। तो ऑप्शंस देख के आप परीक्षा में ध्यान रखना, ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो भी उसके लिए तैयार रहना है कि साहब हाँ, कहीं ना कहीं मार्गांतरीकरण प्रत्यक्ष भी माना गया है। मार्गांतरीकरण को क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष भी मानते हैं। अप्रत्यक्ष आए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रत्यक्ष तो है ही खैर, लेकिन प्रत्यक्ष भी मान लिया एक लॉजिक के अनुसार। वैसे विस्थापन क्षतिपूर्ति भी इसके साथ एसोसिएट है किसी न किसी रूप में, तो यहां एग्जाम्पल क्षतिपूर्ति। अब सृजनात्मक प्रक्रिया, इस पर प्रश्न जरूर आने की संभावना है। तो चार चरण जरूर याद रखना। प्रिपरेशन पहला हमने आपको बताया था, दूसरा इनक्यूबेशन हमने आपको बताया था, ठीक है, तीसरा इल्यूमिनेशन, याद रखने वाली बात है, और चौथा एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करते हैं।
या वेरिफिकेशन। अब ये शब्द बदलते हैं। चौथा, हमने आपको वेरिफिकेशन बता रखा है हर जगह, ठीक है ना। अब शब्द बदलते हैं, सब तो बदलते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मोटी मोटी किताबें लिख दी थी, है ना, चाहे गिलफोर्ड की बात करें चाहे किसी और की बात करें, और किताबें भी वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड, तो कहीं कौन सी बात दे दी, कहीं कौन सी बात दे दी, लेकिन मोटे तौर पे कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे यहां पे ऐसा ही हुआ, प्रिपरेशन में हम सूचनाएं लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, इंक्यूबेशन में हम चेतन रूप से उसका सोल्यूशन नहीं मिलता तो चल छोड़, हटा, जाने दे, नहाने चलते हैं, पर अचेतन में वो जारी रहता है। फिर यहां यूरेका हो जाता है, अनुभव, अचानक समाधान मिल जाता है, खोज लेते हैं, यहां इनसाइट आ जाती है, सॉल्यूशन मिल गया, सब अचेतन देता है, सपने में देता है। फिर उसको और हम वेरीफाई करते हैं, तराशते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, रियल वर्ल्ड से जोड़ते भी हैं। तो ये 4 चरण है। यहां क्या किया, प्रिपरेशन पहले है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है सब में। 2 नंबर पे अंतर्दृष्टि, यानी इन्होंने 2 नंबर पे क्या कर दिया, 2 नंबर पे इल्यूमिनेशन कर दिया, तो गलत हो गया, ठीक है ना। अंतः संचयन इंक्यूबेशन है, ठीक है ना। यहां बीच में मूल्यांकन लिया है, अब मूल्यांकन इसमें है ही नहीं, पर फिर भी मूल्यांकन कहीं भी ला सकते हैं। मूल्यांकन एक ऐसी चीज है जिसको आप कहीं भी घुसा सकते हो, तो चलिए कोई बात नहीं, घुसा दिया। तैयारी ओके है, अंतः संचयन इंक्यूबेशन है 2 नंबर पे ओके है, फिर मैंने पा लिया, अंतर्दृष्टि 3 नंबर पे ओके है। उसके बाद विस्तार से पहले मूल्यांकन, ये ध्यान रखना। फिर चौथा विस्तार है, विस्तार दरअसल वेरिफिकेशन ही है, ठीक है ना। तो मूल्यांकन को विस्तार से बाद में नहीं लेंगे। यहां पे मूल्यांकन अक्सर हम हर एक स्टेप जहां भी परीक्षा में आएंगे बाद में लेते हैं, लेकिन सृजनात्मक प्रक्रिया में ध्यान रखना कि लास्ट में विस्तार ही करेंगे, एक्सप्लोरेशन करेंगे। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है रियल वर्ल्ड से जोड़ना। रियल वर्ल्ड से जोड़ेंगे तो वो चीज लास्ट में आ जाएगी, रियल वर्ल्ड से जोड़ने के बाद फिर मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें मूल्यांकन पहले दे दिया। तो बाकी मेनली आपको याद रखना है प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। एक्सप्लोरेशन आ जाए तो उसको लास्ट में करना है, जैसे यहां पे आ गया, ठीक है ना। मूल्यांकन आए तो एक्सप्लोरेशन से पहले उसको घुसा देना है। तो तीसरा इसमें सही जवाब हो जाएगा, बाकी इसमें सही जवाब नहीं हो सकते। इसमें मूल्यांकन पहले ले लिया तो वही गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसमें अंतर्दृष्टि यानी यूरेका, तीसरा जो चरण है इल्यूमिनेशन, उसको पहले ले लिया, दूसरे को बाद में ले लिया तो गड़बड़ हो गया। इसमें तैयारी, इंक्यूबेशन ठीक है, अंतर्दृष्टि ठीक है। इसमें मूल्यांकन को विस्तार के बाद में दे दिया, लास्ट में दे दिया, तो यहां विस्तार सबसे पहले, एक्सप्लोरेशन लास्ट में होगा, इसलिए ये गलत हो गया। तो तीसरे के साथ जाएंगे हम। तो ऐसी कोई बात है तो ध्यान रखना। 8वां प्रश्न है, इनमें से अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता का उदाहरण कौन सा है। अब पहले आप देखना इंग्लिश में इंट्रा है कि इंटर है, ये अंतर्व्यक्तिक है, इसका मतलब ये इंट्रापर्सनल है कि इंटरपर्सनल। जवाब है इंटरपर्सनल है, ये इंटरपर्सनल है, यानी दूसरों के साथ तुलना करेंगे, अपने अंदर की चीजों की तुलना नहीं करेंगे। अब देखो कौन सा है, पहला है, चौथा देखो आप, एक व्यक्ति लोगों के चेहरों को आसानी से याद रख सकता है परंतु नाम भूल जाता है। चेहरों को याद रख सकता है, नाम भूल जाता है, इसका मतलब उसका विजुअल वाला जो एबिलिटी है वो तो उसकी ओके है, लेकिन मेमोरी जो उसकी वर्बल मेमोरी है वो ओके नहीं है। इसका मतलब ये एक ही व्यक्ति के अंदर की 2 बातें हुई या एक व्यक्ति की दूसरों से तुलना हुई। जवाब है एक ही व्यक्ति के अंदर की 2 बातें हुई, तो ये इंट्रापर्सनल है। ये क्या है, इंट्रापर्सनल है, अंतरा है, अंतःवैयक्तिक है। तो हमको अंतःवैयक्तिक तो आंसर करना नहीं है, हम तो अंतर्व्यक्ति करना है। तो अंतःव्यक्तिक है, एक व्यक्ति के अंदर की बात। इसमें देखो एक व्यक्ति किसी तथ्य को लिखकर अच्छा व्यक्त कर सकता है परंतु बोलकर नहीं कर सकता। तो लिखने वाली चीज तो उसकी बेहतर है, लेकिन बोलने वाली उसकी बेहतर नहीं है। उसका मतलब एक व्यक्ति के अंदर की बात हो रही है, तो ये भी इंट्रा है। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ। इसमें देखो एक व्यक्ति का पढ़ने में अच्छा होना परंतु खेल में अच्छा नहीं होना, एक पक्ष बढ़िया है दूसरा पक्ष खराब है, उसी का है, इसका मतलब ये भी इंट्रा है। पहला आप ऑप्शन देखो, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लंबा और बुद्धिमान होना, तो यहां 2 लोगों की तुलना है, इसलिए ये इंटर है। ये क्या है, इंटर है। बाकी तीनों इंट्रा हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि हमको इंटरपर्सनल अंतर्व्यक्तिक ढूंढना है जो कि 1 है। और वैसे भी 3 ऑप्शन एक जैसे हो गए। हमारी ट्रिक याद है ना आपको। नेक्स्ट, बाद के विकास के लिए लक्षणों का वंशानुगत उपहार, एक गिफ्ट मिलती है हमको हेरिडिटी की, वो कौन सी अवस्था में तय हो जाती है। प्रसव पूर्व अवधि, याद रखना, प्री नेटल पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं, बचपन, बेबीहुड, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो कंफ्यूज हो सकते हैं यहां पे बचपन में और प्रसव पूर्व में। याद रखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे तेज गति से विकास कब होता है, ऐसा आ जाए शेषवावस्था, शेषवावस्था की जगह बचपन अवस्था आ सकता है, शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो हमको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा शेषवावस्था। हालांकि शेषवावस्था वही बात है ना टेनर मेरेडिथ का, पहले 2 साल तक तीव्र, फिर 12 साल तक मंद, फिर आरंभिक किशोरावस्था में 16 साल के बाद वापस तीव्र। तो इन दोनों में लगभग चीजें समान होती हैं। तेज गति से शेषावस्था में, तो तेज गति से आरंभिक किशोरावस्था में होता है।
लेकिन फिर भी दोनों में कंपेयर करने तो एक नंबर पे सबसे ज्यादा तीव्र गति से विकास शिशुअवस्था में होगा, बाल्यावस्था में मंद होगा, धीमा होगा, किशोरावस्था में पुनः तीव्र होगा, तो शिशुअवस्था को मान लेंगे। लेकिन अगर इसके साथ प्रसव पूर्व अवधि को भी शामिल कर दें तो फिर शिशुअवस्था से भी ज्यादा प्रीनेटल पीरियड जो आपका है ना, प्रीनेटल पीरियड, उससे भी ज्यादा तीव्र गति से विकसित होने वाला होता है। इसका मतलब उपहार हमको मिल गया प्रीनेटल पीरियड में, प्रसव पूर्व अवधि में। तो सबसे अधिक तीव्र गति से विकास किसमें होता है? आप बोलेंगे जन्म से पहले होता है। और उसमें भी वो तीन जो है, जर्मिनल, आपका एम्ब्रियोनिक, जर्मिनल और फिटस, तो उसमें बीच वाली जो भ्रूण अवस्था है उसमें सबसे तीव्र गति से विकास होता है, क्योंकि शरीर बनता है तीन परतों में, याद है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। नेक्स्ट, पर्यावरणीय एजेंट्स जो जन्म पूर्व बच्चों में विषमन्यता का कारण बनते हैं क्या कहलाते हैं? एल्जेन, टेरिटोजेन, पैथोजेन, म्यूटाजेन। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पर्यावरणीय एजेंट हैं, इन्वायरमेंटल एजेंट्स हैं, यानी इसका मतलब वो चीजें जो पर्यावरण के कारण से इफेक्ट डालती हैं और उसके कारण से लाइफ लॉन्ग चैलेंज आ जाते हैं और जेनेटिक मामला खराब हो जाता है। तो ये इसका उत्तर क्या है? इसका जवाब है टेरिटोजेन। याद रखना, टेरिटोजेन क्या होता है? टेरिटोजेन, टेरिटोजेन एक वो विसंगति है, ऐसा मान्यता है, अबनॉर्मलिटी है, जो बच्चे में प्रीनेटल पीरियड एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने के कारण होती है। प्रीनेटल एनवायरनमेंट भी तो होता है। प्रीनेटल एनवायरनमेंट का मतलब जन्म के बाद ही एनवायरनमेंट शुरू थोड़ी होता है, उसमें जीन्स और जेनेटिक्स और डीएनए और वो तो चीजें हैं उस बच्चे में जो हेरिडिटी से लेके आया है। लेकिन जब वो गर्भावस्था में है उस समय बाहर की चीजें जो उसको प्रभावित करती हैं वो प्रीनेटल एनवायरनमेंट कहलाता है, वो प्रसव पूर्व का वातावरण कहलाता है। और अगर कोई वातावरण की चीज है जिसके कारण से उसमें विसंगति पैदा हो गई जो जीवन भर चलेगी, तो इसका मतलब वो पर्यावरणीय एजेंट ही तो हुआ, वो आनुवांशिक कारक तो हुआ नहीं, वो पर्यावरणीय कारक हुआ। ऐसे पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं टेरिटोजेन। जैसे जैसे गर्भावस्था के दौरान कोई रेडिएशन हो गया है ना, टावर लग गए मोबाइल वाले पास, तो आजकल ये तो कहते हैं ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा मोबाइल गर्भावस्था में लेडीज को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसके रेडिएशन बच्चे पे इफेक्ट डालते हैं। वो रेडिएशन कहां से आए, अंदर से कि बाहर से? जवाब है बाहर से, तो एनवायरनमेंट है। एक्सरे हम कहते हैं ना, इसलिए बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, और एक्सरे के पास प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक्सरे की जो रे है वो बच्चे पर प्रभाव डाल सकती है, और प्रभाव भी जीवन भर चलने वाला, कोई विकृति पैदा हो सकती है उसमें। तो एक्सरे भी इन्वायरमेंटल है, बोलिए है। इसी तरह से अगर कोई ड्रग्स ले लेती है माँ, कोई कोकीन, अल्कोहल या निकोटीन या कोई ऐसी दवाई, मेडिसिन जो बच्चे पर प्रभाव डालते, इसका मतलब ये चाहे दवाई हो, चाहे आपकी रेडिएशन हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे स्ट्रेस हो, दबाव हो, तनाव हो, यानी बाहर की कोई भी चीज जो बच्चे के प्रसव पूर्व या गर्भावस्था के दौरान के वातावरण को दूषित कर दे और बच्चे में कोई गड़बड़ी हो जाए, वो गड़बड़ी लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाती है, वो अबनॉर्मल हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टेरिटोजेन बोलते हैं। याद रखना, टेरिटोजेन आनुवांशिक नहीं है, बल्कि क्या है? पर्यावरणीय एजेंट है, इन्वायरमेंटल एजेंट है। ये बात याद रहेगी। एल्जेन क्या होता है? एल्जेन दरअसल पैथोजेन क्या होता है? देखो, पैथोजेन, टेरिटोजेन तो हो गया वो कारक जो पर्यावरण से आए हैं लेकिन बच्चे को ताउम्र प्रभावित करेंगे। पैथोजेन बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं। बायोलॉजिकल, तो फर्क हो गया ना, ये बायोलॉजिकल है, वो तो है इन्वायरमेंटल। टेरिटोजेन ये बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल का मतलब जैसे कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है ना, वायरस है, बैक्टीरिया है, ये बायोलॉजिकल होते हैं, इनको बोलते हैं पैथोजेन। और एल्जेन का मतलब होता है, एल्जेन कोई जैसे खाने पीने, एलर्जी से जोड़ दें इसको, है ना, खाने पीने के कारण से भी माँ का खाना पीना जो है ना वो भी डिस्टर्ब कर सकता है बच्चे को। लेकिन एनवायरमेंटल एजेंट में टेरिटोजेन को शामिल करेंगे, म्यूटाजेन में जो चीजें बदलती रहती हैं। चलिए, सामान्यतः पुरुष जनन ग्रंथियां परिपक्व आकार कब लेती हैं? तो हम जानते हैं किशोरावस्था में परिपक्वता आ जाती है, एट द एंड ऑफ किशोरावस्था। किशोरावस्था हम 13 से 19, 12 से 18, 13 से 20 करते हैं, तो इसमें 14-15 वर्ष नहीं होगा, बल्कि 20-21 वर्ष होगा। नेक्स्ट, अनौपचारिक शिक्षा है। मैं आपको अनौपचारिक, निरौपचारिक और औपचारिक तीनों बता चुका हूं। स्कूलों वाली औपचारिक है जिसमें उद्देश्य और प्रोसेस दोनों निश्चित रहते हैं। अनौपचारिक वो है जिसमें हम खेत में भी सीख लेते हैं, है ना, कहीं भी सीख लेते हैं। निरौपचारिक वो है जैसे आपकी क्या थी वो, खुले विश्वविद्यालय वाली, ठीक है ना, ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो निरौपचारिक। तो अनौपचारिक कौन सी है? सत्तावादी, कक्षा उन्मुख, शिक्षकों पर आधारित नहीं, बल्कि लचीली, फ्लेक्सिबल। और वो भी तीनों ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं, तो अपनी टेक्टिस भी आप याद रखना, अलग वाला आंसर हो जाएगा।
कंप्यूटर सहायक अधिगम की कौन सी विधा व्याख्यात्मक सामग्री के साथ प्रश्न प्रस्तुत करती है और उत्तर के अनुसार फीडबैक देती है? सिमुलेशन, अन्वेषण, ट्यूटोरियल, ड्रिल और प्रैक्टिस। ड्रिल प्रैक्टिस का मतलब है कंप्यूटर में आप प्रैक्टिस कर लो किसी भी चीज की, ठीक है। सिमुलेशन याद रखना, सिमुलेशन वो चीज है जिसमें हम वास्तविक परिस्थितियां जैसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। जैसे एक पायलट सीख रहा है, आप कार ड्राइविंग करते हो ना वीडियो गेम पे, तो वही कमरा, कार ड्राइविंग ऐसे नहीं कि उसमें कई कमरे होते हैं ना, जिसमें मैंने आपको पहले इसको डिटेल में बताया भी है, CIA में पूरा माहौल दिखता है, रोड दिखती है, बीच में पेड़ आते हैं, ऐसा कमरा आपको रियल एकदम 3D पिक्चर देखते हो तो एहसास होता है रियल का, तो वैसे रियल का एहसास होता है। तो सिमुलेशन वास्तविकता का एहसास कराता है पर वास्तविकता नहीं होती, वो सिमुलेशन है। और ट्यूटोरियल वो होता है, एक टीचर की तरह कंप्यूटर पढ़ाएगा, पहले तो आपको बताएगा ये होता है, फिर उसमें से प्रश्न पूछेगा, फिर आपका सही है कि गलत है। तो ये सेम वही वाली बात है, एक टीचर की तरह कंप्यूटर आपको पढ़ा रहा है और आपका सही गलत है वो भी बता रहा है। इसको बोलते हैं ट्यूटोरियल। क्या बोलते हैं इसको? ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल का मतलब है कंप्यूटर आपको टीच कर रहा है। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सॉफ्टवेयर उपागम का मुख्य केंद्र क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मनोविज्ञान समाजशास्त्र के सिद्धांत, मॉनिटर जैसे भौतिक उपकरण या टेलीविजन और रेडियो जैसे मीडिया के विकास पर। तो ध्यान देना बच्चों, मैं खूब पढ़ा चुका हूं आपको शैक्षिक तकनीक, ईटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीक। ब्राइमर ने पहली बार यह नाम दिया था, किसने दिया था? ब्राइमर ने 50s में, 1950 में, 1950 में। फिर 1963 में जिन्होंने 3 भाग किए थे वो कौन है जानते हो आप? उन्होंने 3 प्रकार बताए थे। शैक्षिक तकनीक प्रथम, ईटी फर्स्ट, ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। शैक्षिक तकनीक द्वितीय, ईटी सेकंड, और शैक्षिक तकनीक तृतीय, ईटी थर्ड। शैक्षिक तकनीक प्रथम का दूसरा नाम है हार्डवेयर अप्रोच, शैक्षिक तकनीक द्वितीय का दूसरा नाम है सॉफ्टवेयर अप्रोच, और शैक्षिक तकनीक तृतीय का नाम है सिस्टम अप्रोच। हिंदी में कठोर उपागम, द्वितीय का नाम है कोमल या व्यवहारजन्य या संरचनावादी, सारे बता चुका हूं आपको, और सिस्टम का नाम है प्रणाली। तो प्रणाली उपागम शैक्षिक तकनीक तृतीय। लुम्सडेने, नाम याद आ गया ना? किसने बताई थी ये 3 बातें? लुम्सडेने ने बताई थी कि शैक्षिक तकनीक के 3 प्रकार होते हैं। लुम्सडेने ने 1963 में शैक्षिक तकनीक के 3 प्रकार बताए। शैक्षिक तकनीक प्रथम हार्डवेयर अप्रोच या कठोर उपागम, शैक्षिक तकनीक द्वितीय सॉफ्टवेयर अप्रोच या कोमल शिल्प उपागम, या फिर संरचनावादी उपागम, सिल्वरमैन ने इसको संरचनावादी उपागम बोला है, या फिर क्या बोला उसको, फ्लेक्सिबल, या फिर कोमल शिल्प, या फिर सॉफ्ट का और कोई दूसरा नाम आ गया मृदु, यस मृदु उपागम, ठीक है ना। इसके जनक स्किनर भी माने जाते हैं। और तीसरी प्रणाली उपागम, शैक्षिक तकनीक तृतीय प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच। अब ध्यान देने वाली बात है कि शैक्षिक तकनीक प्रथम में जितनी मशीनें हैं, जितने उपकरण हैं वो आते हैं। माइक भी हार्डवेयर अप्रोच है, जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये मूर्त होते हैं। और शैक्षिक तकनीक द्वितीय जो होती है वो अमूर्त होती है, पर कई बार इसको मूर्त अमूर्त दोनों बोलते हैं। इसकी खास बात है कि इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, विधाएं, तरीके, रणनीतियां जो क्लास में हम यूज करते हैं वो आते हैं, साथ में सहायक सामग्री भी आते हैं, चार्ट वार्ट वो भी आते हैं। तो ये द्वितीय होता है। प्रणाली अपने आप में अलग है, जिसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेस वो सारी बातें हम कर चुके हैं। तो यहां पे देखो सॉफ्टवेयर उपागम यानी शैक्षिक तकनीक ईटी सेकंड की बात कर रहे हैं, ईटी सेकंड। और ईटी सेकंड में मैंने आपको बताया क्या आते हैं, जितने भी क्लास में रणनीतियां अपनाते हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अपनाते हैं, या सहायक सामग्री अपनाते हैं, या फिर कोई कंटेंट होता है ना, जो अमूर्त होता है, ये अमूर्त होती है। बहुत बार अमूर्त मूर्त दोनों आए तो दोनों के साथ चले जाएंगे हम। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हार्डवेयर अप्रोच है, बोले हार्डवेयर है कि नहीं है? मॉनिटर हार्डवेयर है, टेलीविजन रेडियो हार्डवेयर है, लेकिन मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के सिद्धांत ये तो अमूर्त है, ये तो दिखते नहीं है, ये तो पढ़ने में हेल्प करते हैं, ये ईटी सेकंड होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एडगर डेल, बहुत बढ़िया, इस पे कोई प्रश्न आ सकता है। एडगर डेल के अनुभवों के शंकु को किस सातत्य पर बल दिया इन्होंने? सामान्य से अनुभव शंकु पता है ना आपको। सबसे पहले अमूर्त शब्द आएंगे जो सबसे मुश्किल होते हैं ऊपर, ठीक है। 2 नंबर पे अप्रक्षेपित सामग्री आएगी, आपका बोर्ड किताब विताब सब आ जाएंगे, इसमें मॉडल आ जाएगा, इसमें त्रिविमीय चार्ट चित्र आ जाएंगे। 3 नंबर पे आ जाएगी प्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री में आपके जितने भी प्रोजेक्टर हैं, ओपेक प्रोजेक्टर है, डायस्कोप है, एपिडायस्कोप है, OHP है, ये सारे प्रोजेक्टेड आ जाएंगे, फिल्म स्ट्रिप है। और फिर लास्ट वाले प्रत्यक्ष अनुभव आएंगे। प्रत्यक्ष अनुभव में चाहे ड्रामेटाइजेशन हो, देखो यहां भी ध्यान रखना, एक एग्जीबिशन, एक डेमोन्स्ट्रेशन, दोनों में फर्क होता है। डेमोन्स्ट्रेशन में करके दिखा रहा हूं, एग्जीबिशन में कोई प्रदर्शनी लगी हुई है, तुम खुद देख सकते हो, तो मैं करके दिखा रहा हूं, वो खुद देख सकते हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। रोल प्लेइंग वगैरह इसमें आता है, शैक्षिक भ्रमण इसमें आता है, ठीक है। फिर प्रत्यक्ष हम जाके देखते हैं, खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं, प्रयोग करना इसमें आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रत्यक्ष अनुभव।
प्रत्यक्ष अनुभव सबसे इंपॉर्टेंट होता है और अमूर्त शब्द, सिंबल्स, साइंस, ये सबसे कमजोर होते हैं। तो इस पे बहुत से प्रश्न आ सकते हैं। एडगर डेल ने कोण ऑफ एक्सपीरियंस दिया, कोण ऑफ एक्सपीरियंस बोलते हैं, अनुभव का शंकु बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बात कि ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऊपर तो है अमूर्त चीजें, तो ऊपर से नीचे, ऊपर है अमूर्तता और नीचे आ जाएंगे मूर्त अनुभव। तो ऊपर से नीचे मूर्त अनुभव, प्रभावोत्पादकता के हिसाब से नीचे वाले बेहतर, ऊपर वाले खराब, ठीक है। ऐसे ही बहुत सी बातें इसमें आ सकती हैं। तो यहां क्या पूछा है, किस एक टीचिंग मैक्सिम है, कौन सा सूत्र है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाएंगे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाएंगे, अनुभव से तर्क जाएंगे, या निगमन से आगमन जाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, निगमन आगमन और सामान्य से विशिष्ट का कोई रोल नहीं है। हाँ, ये दोनों है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष के बाद ठीक है बहुत हद तक, क्योंकि कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट चलते हैं, ऊपर से नीचे चलेंगे तो अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट चलेंगे, नीचे से कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट चलेंगे ना, अमूर्तता से मूर्त, ऊपर अमूर्तता नीचे मूर्तता। लेकिन ध्यान रखने वाली बात परीक्षा के हिसाब से क्या है कि सीधे सीधे इसका मतलब क्या होता है, कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्क्रीट होते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी, कॉन्क्रीट होते हैं प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है। लेकिन कॉन्क्रीट का मतलब होता है हम जो काम करते हैं ना उसको बोलते हैं अनुभव। इंग्लिश में एक टर्म है इंपीरिकल टू रेशनल, वो अनुभव होते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, अमूर्त क्या है, अमूर्त मैं आपको बता चुका हूं, हमारे तर्क अमूर्त है, कल्पना चिंतन तर्क ये अमूर्त है। तो एब्स्ट्रैक्ट दरअसल क्या है, अमूर्त है, जिसको हम तर्क भी बोल सकते हैं। तो अनुभव से तर्क, ये वाला जो आंसर है इसलिए माना गया कि बेस्ट आंसर है इसका, अनुभव से तर्क की ओर। इंग्लिश में बोलते हैं इंपीरिकल टू रेशनल, इंपीरिकल टू रेशनल, इंपीरिकल टू रेशनल। ध्यान देना, रेशनल है तर्क, इंपीरिकल है अनुभव। और अनुभव क्या होता है, मूर्त, अनुभव क्या होता है, मूर्त। और रेशनल और तर्क क्या होता है, अमूर्त। तो मूर्त से अमूर्त लिखते तो भी हम उसको सही मानते, और अनुभव से तर्क लिखेंगे तो भी इसको सही मानेंगे। बहुत हद तक ये बात भी इससे जुड़ती है, पर बेस्ट आंसर है तीसरा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब एक सॉफ्टवेयर है, एपिडाइस्कोप हार्डवेयर है, फिल्म स्ट्रिप हार्डवेयर है, स्लाइड प्रोजेक्टर हार्डवेयर है, प्रोजेक्टर हार्डवेयर है, ये भी प्रोजेक्टर होता है। इसको एपिडाइस्कोप पता है क्या बोलते हैं, ओपेक भी बोलते हैं। इसमें आपके रियल ऑब्जेक्ट किताब उसको ऐसा कैसा दिखाते हैं, ये अपारदर्शी होता है, मैं बता चुका हूं वैसे मेरे कोर्सेज में। अधिगम सामग्री, अभिक्रमित सामग्री जो है ना, वो कंटेंट जो है जिसको व्यवस्थित तरीके से दिया गया है, या स्ट्रेटेजी है, या कोई सिद्धांत है, या कोई शिक्षण सूत्र है, वो सारे के सारे क्या आते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच में आते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी द्वितीय में आते हैं। तो ये 80 सेकंड का एग्जाम्पल है, सही तो चल रहे हो ना बीच में, 3 पॉइंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्यकालिक संप्रेषण, साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन, यानी जिसमें एक साथ दो तरफा, आप भी जा रहे हो उधर से जवाब भी आ रहे हैं, तो रियल टाइम में उसी समय अगर आपका कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको हम इसका उत्तर मानेंगे, तुल्यकालिक संप्रेषण उसको बोलते हैं। ईमेल आपके पास आ गया, आपने ईमेल 4 घंटे बाद में देखा, हाथों हाथ तो उसका आपने कोई जवाब दिया ही नहीं, ठीक है। ब्लॉग आप देखते हो, लोग पहाड़ों में जाते हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, तो ब्लॉग को आप कितने दिन बाद भी देख सकते हो, ठीक है। हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को कभी भी पढ़ सकते हो। लेकिन स्काइप वार्तालाप चैटिंग है, ये एक ऐप है चैटिंग का, जैसे हम चैटिंग पे ऐप करते हैं ना, मतलब ऐप पे चैटिंग करते हैं ना, तो चैटिंग दो तरफा है, उसी समय सामने वाला भी जवाब देगा, इसी समय हम भी जवाब देंगे, ये स्काइप वार्तालाप है। जैसे वेबिनार होती है, जूम मीटिंग होती है ना, टेलीग्राम पे आप बात करते हैं या कहीं भी व्हाट्सएप पे करते हैं, ये सारा का सारा दो तरफा है, उसी समय होता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन, साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कठपुतली द्विआयामी, कठपुतली द्विआयामी और 3D होती है कि 2D, जवाब है 3D, कठपुतली 3D है, 3 डायमेंशनल है, त्रिआयामी है, मॉडल 3D है, याद रखना। प्रतिरूप या नमूना सिंपल, ये मॉडल है, त्रिआयामी, बिल्कुल त्रिआयामी होता है। चार्ट त्रिआयामी नहीं होता, चार्ट तो 2D होता है, चित्रलेख भी 2D होता है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित है, प्रतिरूप नमूना त्रिआयामी होता है, प्रतिरूप नमूना मॉडल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मॉडल को, तो मॉडल त्रिआयामी होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, शिरोपरि प्रक्षेपी, ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं इसको, OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्या प्रोजेक्ट करता है, जीवंत या लाइव वीडियो, या स्थिर दृश्य सामग्री, या ऑडियो, या फिर एनिमेटेड ग्राफिक्स। ध्यान रखना, वैसे भी आप देख सकते हो टेक्टिक्स के हिसाब से भी। OHP में क्या होता है, OHP में जो स्थिर सामग्री है उसी को तो वो ऊपर बड़ा करके दिखाएगा, और ये केवल विजुअल होता है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था तब बताया, एक्स्ट्रा स्पीकर लगाएंगे तो आवाज जाएगी। बाकी तो OHP में, प्रोजेक्टर में क्या है, स्थिर, जैसे अभी ये भी प्रोजेक्ट OHP है जो आपको दिखा रहा है,
तो स्थिर जो सामग्री है वो दिखा रही है, लेकिन साथ में दूसरी चीजें जुड़ी ना, तब जाके लाइव हुआ। तो OHP शिरोपरि प्रक्षेपी क्या करता है, स्थिर दृश्य सामग्री दिखाता है। वैसे ट्रिक अपनी क्या थी, जीवंत, सर्वे, एनिमेटेड, ये लगभग एक जैसी बातें आई जाती हैं, तो दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अप्रक्षेपित द्विआयामी शिक्षण सामग्री है, नॉन प्रोजेक्टेड है, अप्रक्षेपी है। प्रक्षेपी क्या होती है, प्रक्षेपी यहां कोई चीज है, उसको बड़े पर्दे पे बड़ा करके, नीचे शीशा है, वो रिफ्लेक्स उसका दिखाता है, बड़ी जगह उसको थ्रो करता है, वो होती है प्रोजेक्टेड प्रक्षेपी। स्लाइड की बात करें, फिल्मों की बात करें, सब प्रक्षेपी होती है। अप्रक्षेपी बताना है, और 3D भी नहीं बतानी है, बल्कि 2D बतानी है, द्विआयामी बतानी है, त्रिआयामी नहीं बतानी है। ट्रांसपेरेंसीज आपको याद है, ट्रांसपेरेंसीज हमारी जो आपने कर्स वगैरह में क्लास देखी होगी, तो उस पर कुछ लिखते हैं, तो वो पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी, नीचे से वो गिरता है और वो सामने जाके दिखती है। तो ट्रांसपेरेंसीज हमेशा याद रखना, ट्रांसपेरेंसीज प्रोजेक्टेड प्रक्षेपी में आ जाएगी, प्रक्षेपी, क्योंकि प्रोजेक्टर प्रक्षेपी होता है, ठीक है। पोस्टर अप्रक्षेपी है ना, 2D है, 3D 2D है साहब। चार्ट अप्रक्षेपी है, 2D है। स्लाइड प्रक्षेपी है, तो प्रक्षेपी तो हमको लेना ही नहीं है, अप्रक्षेपी लेना है। मानचित्र अप्रक्षेपी है और 2D भी है, 3D भी नहीं लेना, क्योंकि 2D द्विआयामी, 2 डायमेंशनल दिखाना है और नॉन प्रोजेक्टेड दिखाना है, तो अप्रक्षेपी भी होना चाहिए और द्विआयामी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी अप्रक्षेपी नहीं है, प्रक्षेपी है, इसलिए कट गया। पोस्टर अप्रक्षेपी है और द्विआयामी भी है। चार्ट अप्रक्षेपी है, द्विआयामी भी है। स्लाइड प्रक्षेपी हो गया, कट गया। मानचित्र अप्रक्षेपी भी है, द्विआयामी भी है, तो जवाब हो गया BCE। BC और E इसका राइट आंसर है ना, BCE। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, त्रिआयामी दृश्य सहायक उपकरण जिसका उपयोग लघु रूप में वास्तविकता को प्रदर्शित करने व दिखाने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, फोटोग्राफ, प्रतिरूप, नमूना, मॉडल, पोस्टर या डायरोमा। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, 2 चीजें याद रखना, एक तो है रेआलिया, एक है डायरोमा। डायरोमा दोनों में से एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। रेआलिया, रेआलिया में शब्द आता है रियल। रेआलिया क्या है, रियल है। वास्तविक कोई चीज अगर कक्षा में बच्चों को दिखाई जाए, वो रेयर होती है ना, किसी कल्चर विशेष की होती है, उसको हूबहू उसी चीज को दिखा दें, वो तो होगी रेआलिया, रियल। अब रियल कोई चीज है, वो 2D होती है कि 3D, तो वो 3D होती है, त्रिआयामी होती है। पर मॉडल नहीं होता, मॉडल तो वास्तविक चीज नहीं होती। ग्लोब है तो धरती थोड़ी लाके देंगे क्लास में, वो तो ग्लोब जो हम दिखा रहे हैं वो तो मॉडल है। और वास्तव में कोई चीज वैसी की वैसी दिखा दें क्लास में लाके, जैसे पुराने सिक्के है ना, पुराने सिक्के, कॉइन्स, तो कॉइन्स वैसे के वैसे लाके आपने बच्चों को दिखा दिए, तो 3D है, वास्तविक है, रियल चीजें हैं। बच्चे देख के क्या बात है। पुराने कपड़े किसी के है ना, कपड़े, क्लोथेज, हस्तकला की कोई चीज, या फिर बर्तन, भांडे, याद है मैंने इसका पूरा लेसन लिया था, बर्तन, भांडे है ना, या फिर कपड़े, वास्तव में वैसे के वैसे दिखाएं तो 3D भी होंगे और वो रियल है, इसलिए इनको बोलते हैं रेआलिया। क्या शब्द आएगा, रेआलिया। डायोरामा क्या होता है, डायोरामा डुप्लीकेट, डी से डुप्लीकेट याद रखना, ये मॉडल है। डायोरामा रियल नहीं है बल्कि मॉडल है। किसी भी चीज का मॉडल आप दिखाओ वो डायोरामा माना जाएगा, ठीक है ना। स्पेशली ये पुरानी कल्चर, जैसे आपने इग्लू किसी के घर दिखा दिए, तो घर नहीं बनाया बल्कि झोंपड़ी का मॉडल दे दिया, तो वो मॉडल है जो डायोरामा कहलाता है, और रियल चीज है वो रेआलिया कहलाती है। अब इसमें क्या बोला, लघु रूप में वास्तविकता प्रदर्शित करने दिखाने के लिए किया जाता है। अब लघु रूप में किया वास्तविकता को प्रदर्शित करने के लिए, तो वास्तव में वास्तविक तो नहीं है, लघु रूप है, इसका मतलब ये मॉडल है। पर मॉडल कौन सा मॉडल है, ये सिंपल मॉडल नहीं है बल्कि डायोरामा है। क्या है, डायोरामा। तो डायोरामा है मॉडल, याद रखना, और 3D होता ही है मॉडल, ठीक है। और रेआलिया होती है रियल चीज, वही रियल चीज ओरिजिनली दिखाना। नेक्स्ट, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी के कौन से उपयोग हैं। शिक्षार्थी की तार्किक और विचार क्षमता का विकास, बिल्कुल कंप्यूटर से ये ऐसे होता है। अनुदेशनात्मक सामग्री जो पढ़ाएंगे, इंस्ट्रक्शनल कंटेंट, वो उसका निर्माण और विकास करेगा क्या, कंप्यूटर करेगा। शिक्षार्थी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, शिक्षार्थी को कैसा फील हो रहा है, क्या कंप्यूटर करेगा, नहीं करेगा। गुस्से में है कि मजा आ रहा है, उसको इंटरेस्ट है कि नहीं है, इसका कंप्यूटर को नॉलेज नहीं होता। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, आपकी ये कमियां कंप्यूटर बता देगा, इनको ऐसे ठीक करो कंप्यूटर बता देगा, बिल्कुल बता देगा।
तो कौन से उपयोग हैं? इसका जवाब है ए, सी, डी। ए, सी और डी, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कंप्यूटर नहीं कर सकता, आपकी भावनाओं को कंप्यूटर नहीं समझता। जब कोई शिक्षक विद्यार्थियों को किसी संपूर्ण और उसकी व्यक्तिगत मात्राओं के बीच के संबंध को समझाना चाहता है, तो याद रखना संपूर्ण और व्यक्तिगत मात्राओं के बीच को समझाता है, तो फिर ये सर्कल आएगा, जिसको बोलते हैं वेन आरेख, वृत्त आरेख। ये वृत्त आरेख होगा, दरअसल सर्कल, सर्कल से समझा देंगे, ठीक है ना। आपका पार्ट इतना है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर, फिर वही वाली बात है, ठीक है ना। मॉडल, जिप ड्राइव, लेन, साउंड कार्ड, तो बाकी सारे के सारे हार्डवेयर है, लेन नहीं है। लेन क्यों नहीं है? लेन दरअसल क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, LAN है जी, लेन, हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क है। अक्सर हम देखते हैं ना, जैसे स्टूडियो में भी होता है, पर हमारे यहाँ तो एक ही है। जैसे मान लो कंप्यूटर, बैंक में आप जाओ, है ना, तो एक ही बिल्डिंग में एक पास में आसपास जुड़े हुए कंप्यूटर जितने भी हैं, तो कभी बैंक में जाते हो तो इधर बैलेंस चेक नहीं हुआ तो उधर हो जाता है। ये लैन होती है, ये सॉफ्टवेयर है। लैन क्या है? सॉफ्टवेयर है, और बाकी सारी की सारी चीजें क्या है? हार्डवेयर है। नेक्स्ट, एक कक्षा परिस्थिति में गुणात्मक अधिगम बढ़ाने हेतु शिक्षण की खोज विधि का उपयोग। एक मैं आपको बता दूं, धर्मेंद्र जी कल क्लास लेंगे आपकी कंप्यूटर से संबंधित, IT से संबंधित, ET से संबंधित जितनी बातें हैं, वो एक मैराथन क्लास होगी चैनल पे, तो उसको जरूर देखना आप। एक समसामयिकी की क्लास मैं डाल रहा हूं वीडियो, वो जरूर देखना। पुराने जो 2 क्लासेस मैम के डाले हुए हैं, ये सारा का सारा सुजस का और ऑथेंटिक साइट्स का, राजस्थान का सार है जो हमने डाले इन दिनों में। तो आप जो भी मेरी क्लास देख रहे हैं वो सारे देखना, फिर ये मत कहना सर इसमें से 2 प्रश्न आ गए हमने पहले नहीं देखा। तो करंट वाले सारे देखने, फिर मैम के चैनल पे भी करंट है 2। मैं मैम का चैनल भी आपको बताता हूं, क्या नाम है उनका, मैम वाले चैनल का? APDRM है ना, APDRM ना, APDRM 09, ऐसा आप टाइप करोगे ना तो मैम की तस्वीर दिख जाएगी जो यहाँ पे उन्होंने पढ़ाया है ना। तो उनकी मैम की पिक देख लेना, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस पे जो क्लासेस 2 क्लासेस डाली हुई हैं जिसमें लगभग 100-150 प्रश्न है, उनको जरूर देखना, कमाल के प्रश्न है ना। फास्ट देख लेना, कोई ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, व्याख्या की जरूरत नहीं है, अभी सीधा आंसर देखना रिपीट फायर में। तो दोनों मैम के क्लासेस देखेंगे आप, 2 वीडियोज, और मेरे चैनल पे मैम के 2 वीडियोज है ना, करंट अफेयर्स के, तो 2 4, और एक मैं करंट अफेयर मेरे चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूं जो मैम ने तैयार किया है। तो 5 क्लासेस आपको करंट अफेयर्स की हैं, उसमें लगभग 300-400 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, भगवान ने चाहा तो उसमें से बहुत कुछ आपको परीक्षा में मिलेगा। और एक धर्मेंद्र जी की क्लास कल वाली आपको जरूर देखनी है, और हो सकता है एक शैक्षिक परिदृश्य की और मेथड्स की क्लास भी हम परीक्षा से पहले आपको दे दें, तो फास्ट देखना उसको। चलिए, एक कक्षा परिस्थिति में गुणात्मक अधिगम बढ़ाने के लिए शिक्षण की खोज विधि का उपयोग किया गया। कोई बात नहीं, शैक्षिक प्रणाली के पैरामीटर, क्योंकि प्रणाली पे कोई सवाल आ सकता है आपके। ET 3 है ना शैक्षिक प्रणाली, ET 3 पे कोई बात आ सकती है, ET 2 पे बहुत से प्रश्न आए, पता है ना आपको, सॉफ्टवेयर पे। ET 1 हार्डवेयर पे आए, तो ET 3 पे क्यों नहीं आ सकता? तो प्रणाली के पैरामीटर के अनुसार गुणात्मक अधिगम क्वालिटेटिव लर्निंग, यानी लर्निंग हो गई, ऐसी लर्निंग, ये आउटकम्स है, एलओज है, लर्निंग आउटकम्स है। इसको किस में रखेंगे? तो प्रणाली में हम जानते हैं इनपुट में, शैक्षिक प्रणाली में इनपुट में क्या आता है? शिक्षक, बालक, छात्रावास, सारे संसाधन आते हैं। दूसरा प्रोसेस में जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे वो आएंगे, और तीसरा आउटपुट में जो सीखा है वो आ जाएगा। तो गुणात्मक अधिगम किस में आएगा? आउटपुट में आएगा, ये आउटपुट है, ठीक है ना। और पर्यावरण हर जगह रहता है। तो प्रणाली के क्रम भी आपको पूछ सकते हैं। पहला क्या है? इनपुट, जिसको बोलते हैं निवेश। दूसरा है प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं प्रोसेस। तीसरा है आउटपुट, जिसको बोलते हैं आपका निर्गत या उत्पाद। और चौथा है पर्यावरणीय संदर्भ, जो सब में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इसकी जगह फीडबैक भी आ सकता है, तो फीडबैक चौथा हुआ, तो फीडबैक भी पर्यावरणीय संदर्भ में आ जाएगा। ये प्रणाली के चरण जरूर याद रखना। नेक्स्ट, नीचे लिखी शिक्षण सहायक सामग्रियों में से अप्रक्षेपित, याद रखना, एक तो अप्रक्षेपित होनी चाहिए, दूसरा 3D होना चाहिए, त्रिआयामी, तीसरा दृश्य। 3 शर्त होगी इसमें। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन कीजिए। कठपुतली 3D है, यस। अप्रक्षेपी है, यस। दृश्य है, यस। प्रतिमान मॉडल 3D है, यस। दृश्य है, यस। और क्या था? अप्रक्षेपी है, यस। चित्र 3D नहीं है, तो 3D नहीं है तो यही काट देते हैं, दृश्य तो है। पोस्टर 3D नहीं है। होलोग्राम, यस। होलोग्राम जानते हो क्या होता है? होलोग्राम, एक तो आप पहले हम पढ़ते थे कि सब सोने के आभूषण पे होलोग्राम मार्क होना चाहिए। होलोग्राम का इतना बढ़िया यूज है आजकल, आपका कोई भी आईडी है ना, उस पर आपको होलोग्राम दिखता है, एक स्टिकर। हम अपनी बुक पे भी लगाते हैं होलोग्राम, पासपोर्ट पे भी होलोग्राम लगता है ना। कोई पैकिंग होती है उस पर भी नकली नहीं हो, होलोग्राम लगता है ना। चाहे आप
छोटी क्रीम भी लें तो होलोग्राम वाली है, होलोग्राम देखना। तो होलोग्राम दरअसल एक उभरी हुई सी ऐसी आकृति जो 3D में दिखती है। आप एफबी पे तो देखते हो ना, कई बार 3D आपका चित्र आता है, तो 3D में क्या होता है, तीनों डायमेंशन दिखते हैं। तो होलोग्राम 3D है। होलोग्राम क्या है, 3D है, प्रक्षेपी भी नहीं है और दृश्य भी है। तो होलोग्राम भी इस शर्त को पूरा करता है। चार्ट 3D नहीं है। पोस्टर, चार्ट और चित्र तीनों 3D नहीं है, हालांकि तीनों दृश्य तो हैं। कठपुतली 3D है, मॉडल 3D है और होलोग्राम भी 3D है। तो ए बे और ये वाला राइट आंसर है। तो याद रखना होलोग्राम 3D है। नेक्स्ट, सूची 1 हार्डवेयर, सूची 2 सॉफ्टवेयर को सुमेलित करिए। ओके, ओवरहेड प्रोजेक्टर मैंने आपको अभी बताया। ओपेक प्रोजेक्टर, ओपेक क्या है, देखो डायस्कोप और एपिस्कोप। डायस्कोप तो क्या था, वो स्लाइड लगा के उसमें देखते थे, और एपिस्कोप में वास्तविक चीजें बड़ी होकर दिखती हैं। दोनों के दोनों अपारदर्शी हैं। नहीं, वो ये अपारदर्शी यंत्र है, ठीक है, एपिस्कोप। फिर एपिस्कोप डायस्कोप दोनों को मिला दिया तो एपिडायस्कोप शब्द बन गया एक, एपिडायस्कोप। एपिडायस्कोप दरअसल क्या होता है, हाँ अपारदर्शी। एपिडायस्कोप प्रथम प्रोजेक्टर डायस्कोप, मैजिक लालटेन जिसको बोलते थे, ठीक है ना, वो अपारदर्शी है। आजकल जो ओवरहेड प्रोजेक्टर आ गया उसमें पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का यूज होता है। बाकी एपिस्कोप हो, डायस्कोप का दूसरा मैजिक लालटेन हो, ये सारे के सारे क्या है, अपारदर्शक यंत्र है, अपारदर्शक प्रोजेक्टर है, ये प्राचीन प्रोजेक्टर कहलाते हैं। तो एपिडायस्कोप नाम है किसका, ओपेक का। तो इसमें रियल चीजें दिखती हैं। आपकी किताब की हैंडराइटिंग वहां पे लगा दी, बड़ी होगी दिख गई। कोई छोटी एग्जाम्पल दिया था ना हमने, छोटा सा कोई मक्खी दिखानी है तो मक्खी यहाँ पे रख दो, मक्खी बड़ी होकर दिखेगी, फिर समझा देंगे ये इतना, ये हो गया मोजेक विजन हो गया, इसका ये पाँव है, ये कंप्यूटर और स्लाइड प्रोजेक्टर। अब देखो आप पुस्तकों की विषय वस्तु, पुस्तकों की विषय वस्तु स्लाइड्स तो आ जाएगी स्लाइड में, ट्रांसपेरेंसी जाएगी ओवरहेड प्रोजेक्टर में, ठीक है, और पावर पॉइंट चला जाएगा कंप्यूटर में, और पुस्तकों की विषय वस्तु ओपेक में आ जाएगी। बात समझ में आ गई आपको। तो ओपेक किसका नाम है, एपिडायस्कोप का, जिसमें वास्तविक वस्तुएं बड़ी होकर दिखाते हैं, वास्तविक वस्तुएं, और ये अपारदर्शक होता है, अपारदर्शी। डायस्कोप अपारदर्शी, एपिस्कोप अपारदर्शी, एपिडायस्कोप दोनों का मिला जुला रूप अपारदर्शी। एपिडायस्कोप का दूसरा नाम ओपेक प्रोजेक्ट। क्या होता है अपारदर्शी में, छोटी वस्तुएं या पुस्तकों की विषय वस्तु या किसी की हैंड राइटिंग या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, उनको बड़ा करके दिखाते हैं क्योंकि ये अपारदर्शक होता है। ओके, अब देख लो आप ओवरहेड 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 ओवरहेड। ओएचपी में ट्रांसपेरेंसी याद रखना, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी कंटेंट है जिसपे हम लिखते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी है। तो ओवरहेड 3, ओपेक 1 4 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका राइट आंसर। देख के जाना, बढ़िया प्रश्न, क्योंकि आपके मेथड्स वाले पोर्शन में भी आ सकते हैं और आते हैं। नेटिकेट का क्या अर्थ है, सभी प्रकार के डिजिटल संचार से बचना, ऑनलाइन तेज बोलना, ऑनलाइन व्यवहार और अंतःक्रिया, संदेशों में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करना। तो दरअसल नेटिकेट एक एडिकेट है नेट का, इंटरनेट का शिष्टाचार है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल शिष्टाचार होता है ना, तो इंटरनेट का भी एक शिष्टाचार है जिसपे कंट्रोल करें अवांछित गतिविधियों को। जैसे कैप्स में नहीं लिखना, कोई कैपिटल लेटर में कुछ लिख देता है ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई चिल्ला रहा है ना, जोर से बोल रहा है, वो हर्ट करती है वो चीज, है ना। फालतू की इमोजी देना या कोई सोशल मीडिया पे अवांछित सामग्री दे देना, है ना, जो आपत्तिजनक है। तो इन सबसे बचने के लिए एक शिष्टाचार बनाया गया है, उसको बोलते हैं नेटिकेट। इसका मतलब ऑनलाइन का हमारा जो बिहेवियर है, इंटरेक्शन है, लोगों के साथ हम जो इंटरेक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेटिकेट। और नेटिकेट में भाव है शिष्टाचार का, अच्छे पालन करो आप, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नेटिकेट। एडगर डेल के अनुभवों का शंकु के अनुसार इनमें बढ़ता हुआ अमूर्तता का सही क्रम है। बढ़ता हुआ अमूर्तता यानी नीचे से ऊपर चलेंगे, तो अंत में क्या जाएगा, अंत में आपके अमूर्त शब्द आ जाएंगे, सिंबल्स आ जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले क्या आएंगे, प्रत्यक्ष अनुभव आएंगे। अब इनमें भी बहुत सी कैटेगरीज, 10-11 उन्होंने कैटेगरीज बना रखी हैं, तो ध्यान रखने वाली बात। अब देखो, एक प्रदर्शनी शब्द है, प्रदर्शनी का मतलब एग्जीबिशन, एग्जीबिशन, ये ध्यान रखना। एग्जीबिशन क्या है, एग्जीबिशन है, आपने कोई फोटो लगा दी महात्मा गांधी की, सरदार भगत सिंह की, इसको देखो, वो एग्जीबिशन है। या कोई आप ऐसा मॉडल भी हो सकता है, चलता फिरता रेलगाड़ी ऐसे चलती है, ठीक है, वो एग्जीबिशन है। एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें प्रदर्शन। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो क्या होता है, डेमो आप करके दिखा रहे हो, सामने आपको देखा करके। तो आप मुझे बताएं, डेमो ज्यादा बेहतर है या जो स्थिर वहां पे पड़ा है उसको देखना ज्यादा बेहतर है? जवाब है डेमो ज्यादा बेहतर है। इसलिए डेमो और एग्जीबिशन का क्रम ध्यान रखना है। तीसरा,
निरूपित अनुभव, निरूपित अनुभव क्या, स्टिमुलस, स्टिमुलेशन है जो मैंने आपको अभी बताया है ना। पायलट बनने से पहले आप कोकपीट जैसा आपको माहौल देंगे और आकाश के बादल साइड से जाते जाएंगे, आप जितना रेस दोगे, दबाओगे, चलोगे, ऐसे घुमाओगे, जो भी है वो सिमुलेशन है ना। आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, शूटिंग भी कर सकते हो, ड्राइविंग कर सकते हो, एरोप्लेन उड़ा सकते हो, वो सिमुलेशन है, ठीक है। और चलचित्र मतलब मूवी होती है, ठीक है। अब आपको बताना है अमूर्तता का सही क्रम, बढ़ता हुआ अमूर्तता, इसका मतलब आगे क्या आएगी, पहले अच्छी चीजें आएगी, आगे खराब चीज आएगी। तो यहां पे सबसे बढ़िया क्या हो सकता है, सबसे बढ़िया हैंड्स ऑन एक्टिविटी जिसमें खुद कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया होगा। प्रदर्शन में डेमो कोई और कर रहा है, प्रदर्शन में किसी और चीज, स्थिर चीज को आप देख रहे हो, या मूवेबल भी है तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। चलचित्र में फिल्म है, फिल्म वाले भी सामने नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखने वाली बात सबसे बढ़िया होगा सिमुलेशन, जिसमें आप खुद प्लेन उड़ा रहे हैं, वास्तव में नहीं पर वास्तव के जैसा ही एहसास है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी आ गई ना। अब प्रदर्शन और प्रदर्शनी में कौन बेहतर होता है, तो डेमो ज्यादा बेहतर होगा, एग्जीबिशन उसके बाद आएगा, ये ध्यान रखना। डेमो पहले, एग्जीबिशन बाद में। फिर अच्छा डेमो है, एग्जीबिशन उससे खराब है, तो प्रदर्शन उसके बाद आ गया 2 नंबर, फिर प्रदर्शनी आ गई, और फिर चलचित्र। आप बोलेंगे साहब चलचित्र उससे भी खराब है, बिल्कुल। प्रदर्शनी में आप उसको छू के देख सकते हैं, हाथ लगा के देख सकते हैं, या क्या मॉडल है, या क्या चित्र है, या क्या दिख रहा है ना, कोई कपड़ा वपड़ा कुछ भी है, हाथ लगा के देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रियल के करीब है। फिल्म को आप ऐसे हाथ लगा के देख नहीं सकते, वो रियल से थोड़ी दूर है ना। हालांकि शब्दों से, अमूर्त से, डस्टर से, मॉडल से तो फिल्म भी बेहतर है, क्योंकि वो जीवंत दिखते हैं, इसमें जीवंत करते हैं, इसलिए 1 नंबर पे है। तो सिमुलेशन सबसे बढ़िया, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे, उसके बाद प्रदर्शनी जो लगी है वो, उसके बाद फिल्म। तो ये तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, कारण ये सबसे बढ़िया है, ये मूर्त है, मूर्त से अमूर्त की ओर चल रहे हैं अपन, अमूर्तता की ओर बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे बढ़िया क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होंगे, खुद प्रयोग करो वो होंगे, तो प्रत्यक्ष अनुभव सबसे बढ़िया होंगे। नेक्स्ट, पत्र, ईमेल, टेलीग्राफ किसके उदाहरण है, संदेश के, फीडबैक के, चैनल के, या फिर कोडिंग के। ध्यान रखना, पत्र, ईमेल। ईमेल याद है आपको 1971 में दिया था, किसने दिया था, रे टॉमलिंसन। यस, क्यों, रे टॉमलिंसन नाम याद रखना, 1971 में दिया था, इनका नाम है रे टॉमलिंसन, इन्होंने दिया था ईमेल। कई बार पूछा जाता है, ये 9th की बुक में भी है, ठीक है। ईमेल दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल दिया। अब सवाल उठता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के साथ टेलीग्राफ भी दे दिया, पत्र भी दे दिया, ये क्या है। तो देखो यहां पे हम पृष्ठ पोषण और कूट लेखन की बात तो करेंगे नहीं, ये माध्यम भी हो सकते हैं और मैसेज भी हो सकते हैं ना। पेपर एक मैसेज तो है, पत्र एक मैसेज ही तो है, ईमेल एक मैसेज तो है, लेकिन वास्तव में गहराई से हम देखें तो मैसेज, उसके अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट है वो है, ये तो चैनल है। तो इसका सही जवाब माध्यम और चैनल करना है, परीक्षा में ध्यान रखना। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट, डेट, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है, माइक्रोसिस्टम, मिसोसिस्टम, एक्सोक्रोमो। तो नाम याद रखना, यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर, यूरी बोन फ्रेन ब्रेनर, इन्होंने दिया था ना। सबसे पहले उन्होंने दिया था इकोलॉजिकल मॉडल, क्या दिया था, इकोलॉजिकल मॉडल। फिर इनके साथ मिले थे स्टीफन सेसी, कौन मिले थे, स्टीफन सेसी, और स्टीफन सेसी जैविकी बुद्धि के भी जनक हैं, तो इन्होंने बायो शब्द और जोड़ दिया। तो ये दोनों मिले, तो फिर 1994 में आ गया था बायो इकोलॉजिकल मॉडल, बायो इकोलॉजिकल मॉडल, जैव पारिस्थितिकीय मॉडल, ये दोनों मिले तब हुआ। यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर ने सेसी को साथ लिया तब आया ये, और पहले अकेले थे तो इकोलॉजिकल मॉडल था उनका। इसमें उन्होंने, अच्छा ये 5वीं क्रोनो भी उन्होंने बाद में जोड़ी थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले उन्होंने 4 बताए थे, माइक्रोसिस्टम, मिसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम और मैक्रोसिस्टम। बाद में 5वां क्रोनो सिस्टम जोड़ दिया, घटना मंडल या कालक्रम वाला मंडल, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो माइक्रोसिस्टम क्या होता है, माइक्रोसिस्टम बच्चे के चारों तरफ जो लोग होते हैं ना, निकटतम वातावरण, तो इमीडिएट निकटतम वातावरण आ गया ना, इमीडिएट इन्वायरमेंट। ये शब्द आते ही माइक्रो कर देना, क्योंकि इसमें बच्चे के पेरेंट्स आते हैं, बच्चे के भाई बहन सिबलिंग्स आते हैं, इसमें बच्चे के पड़ोसी आते हैं, पीयर्स आते हैं, बच्चे का स्कूल आता है, ठीक है। दूसरा है मेसोसिस्टम, मेसोसिस्टम में ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, माता पिता का संबंध गुरुजी से कैसा है वो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। एक्सोसिस्टम है, एक्सोसिस्टम में एक बात याद रखना, ये इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, जैसे बच्चे के माता पिता की नौकरी, उनका जॉब, वर्क प्लेस, धार्मिक स्थिति आदि, परिवार की स्थिति, धार्मिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या देश के कानून, लॉज,
कस्टम्स संस्कृति, देश की संस्कृति, देश के कानून, संस्कृति और कानून, ये किस में आएंगे? संस्कृति और कानून आएंगे क्रोनो सिस्टम में, जिसमें बच्चे का खुद का कोई जोर नहीं चलता। अफगानिस्तान में पैदा हो गया तो वैसा बन जाएगा, इंडिया में पैदा हुआ तो ऐसे मजे करेगा। सॉरी, ये आते हैं किसमें? सांस्कृतिक कानून आते हैं मैक्रो सिस्टम में। ये किस में आएंगे? मैक्रो सिस्टम में। चौथा मैक्रो सिस्टम है, मैक्रो, मैक्रो, इसमें मैक्रो दिया नहीं है, ठीक है ना? माइक्रो, मेसो, एक्सो, चौथा मैक्रो। पांचवा क्रोनो सिस्टम है। क्रोनो सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे के जीवन को तबाह कर देती हैं, बदल देती है एकदम। यहां रह रहे थे और बांग्लादेशी थे, फिर वहां लड़ाई हो गई, रोहिंग्या थे तो वो चले गए इंडिया में, या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, अमेरिका में चले गए साहब बच्चे के माता पिता, तो एकदम बदल गई उसकी जिंदगी, या माता पिता का तलाक हो गया, या कोई ऐसी घटना हो गई जो उसके पूरे जीवन को प्रभावित करती है, उसको बोलते हैं कालक्रम या क्रोनो सिस्टम। तो ये 5 सिस्टम याद रखना, इनका क्रम भी पूछ सकते हैं, माइक्रो, मीसो, एक्जो, मैक्रो, क्रोनो। इनडायरेक्ट पर्यावरण की बात आए तो एक्जो करेंगे, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा तो एक्जो करेंगे, हालांकि ये भी अप्रत्यक्ष करता है, लेकिन जो टैग लाइन जुड़ गई ना वो इसके साथ जुड़ गई। एक्जो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा और निकटतम वातावरण इमीडिएट इन्वायरमेंट माइक्रो रहेगा, ये ध्यान रखना। यूरी ब्राउन फेंडर, सेसी का नाम भी याद रखना। नेस्टेड फोम, इन्होंने किस तरह से इन्होंने कहा कि पर्यावरण की परतें एक घोंसले के समान नेस्टेड हैं, घोंसले के तनाव समान बच्चे को घेरे रहती हैं। बाई डायरेक्शनल, बच्चा उस जिसमें रह रहा है उसको प्रभावित करता है और पर्यावरण उस बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट, कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? बायोलॉजिकल कौन सा नहीं है? नर्वस सिस्टम, डक्टलेस ग्लैंड्स, वाहिनी विहीन ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र, दैहिक संरचना, सोमेटिक स्ट्रक्चर, या स्थितिजन्य संरचना, सिचुएशनल स्ट्रक्चर। तो सिचुएशनल नाम आते ही हम बता देंगे ये एनवायरमेंटल है, बाकी तीनों बायोलॉजिकल है। नेक्स्ट, इनमें से कौन अनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? ठीक है ना? प्रोग्रेशन प्रगति, रूपांतरण वेरिएशन, प्रतिगमन रिग्रेशन, लाइक बिगेट्स लाइक, जैसे पैदा होता है वैसा। तो याद है ग्रेगर मेंडल, ये बोला था उन्होंने, इसको बोलते हैं रिजेम्बलेंस, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का नियम। ये है रिग्रेशन, ये दिया था किसने? फ्रांसिस गाल्टन ने। माता पिता बहुत लंबे हैं तो जरूरी नहीं बच्चा उतना लंबा हो, एक सामान्य जनसंख्या के करीब आता है, इसलिए कुछ बातें वो उनसे रिग्रेट भी कर जाता है। ठीक है, वेरिएशन, इसमें भी भिन्नता है। वेरिएशन, रिजेम्बलेंस, ये मेंडल के साथ के हैं, ग्रेगर मेंडल के हैं। और प्रगति या प्रोग्रेशन जैसा कोई नियम उन्होंने नहीं बताया। एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली बात भी ग्रेगर मेंडल की याद रखना, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। अगला है परीक्षण की खालिस्तान का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। बस एक ही नाम याद रखना, कंसिस्टेंसी। और जहां कंसिस्टेंसी आ गई वहां बोलिए वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता में किसको करेंगे? विश्वसनीयता। ये शब्द याद रखना, कंसिस्टेंसी, विश्वसनीयता। वैधता जो पूछा है वो, हालांकि इसमें इंग्लिश के उल्टे सीधे लिख रखे हैं, पर कोई बात नहीं। वस्तुनिष्ठता है, कोई भी जांचे सेम रिजल्ट। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश, यानी मेंटली रिटार्डेड की बात है, जिसको आजकल एमआर को क्या बोलते हैं? आजकल आईडी बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बोलते हैं। ठीक है ना? 2010 में बराक ओबामा ने एजुकेशन और लेबर पॉलिसी पे साइन कर दिया था। फिर DSM 5 2013 में इस टर्म को रिप्लेस कर दिया गया आईडी को, किससे? एमआर से। DSM 5 बता चुका हूं मैं क्या है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की अबनॉर्मलिटीज की एक वह है, शेड्यूल है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो क्या ध्यान रखना चाहिए आईडी वाले बच्चों के लिए? परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करें, लगातार प्रतिस्पर्धा तो सामान्य बच्चों के लिए भी हम गलत मानते हैं, तो फिर आईडी वाले तो करेंगे कैसे? परीक्षा उत्तीर्ण भी नहीं कर पाएंगे, उनको तो कोई वोकेशनल स्किल सिखा दो आप, ये बेहतर होगा। मंदबुद्धि बच्चों की बात है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। देखो, हम आपको आइसबर्ग मॉडल जब भी बताते हैं तो उसमें एक बात हम जरूर बताते हैं, आपको बताते हैं, याद है ना? एक तो स्थलाकृति शब्द बताते हैं, स्थलाकृति मॉडल बताते हैं कि नहीं बताते? स्थलाकृति मॉडल, जिसको बोलते हैं हिंदी में टोपोग्राफिकल। फ्राइड की 3 चीजें बताते हैं हम आपको, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस और टोपोग्राफिकल मॉडल, और दूसरा हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो याद करो, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में हम आपको इड, ईगो, सुपर ईगो बताते हैं कि नहीं बताते? इड, ईगो, सुपर ईगो। और इसमें स्थलाकृति मॉडल जो है
उसमें हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ये स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है जिसमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात करते हैं। तो यहां पूछा है पर्सनैलिटी की एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, यानी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी है, तो वो इड, ईगो, सुपर ईगो होगा। क्या होगा? इड, ईगो, सुपर ईगो होगा। चेतन, अवचेतन और अचेतन, ये क्या होंगे? चेतन, अवचेतन, अचेतन होंगे आपके स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, के माइंड के स्ट्रक्चर हैं। और इसी को बोलते हैं टोपोग्राफिकल मॉडल। क्या बोलेंगे इसको? टोपोग्राफिकल मॉडल। इसी को बोलते हैं स्थलाकृति मॉडल, और इनको बोलते हैं पर्सनैलिटी का मॉडल। प्लेजर प्रिंसिपल इड है, डिफेंस मैकेनिज्म ईगो में तैयार होती हैं, सॉरी उसमें अचेतन में तैयार होती हैं, ईगो यूज करता है उनका। अगला है स्थिर अवस्था को बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बहुत बार बता चुके हैं, होम्योस्टेटिक। इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस या होम्योस्टेटिक। क्या होता है इसमें? हमारे शरीर में कोई अबनॉर्मलिटी हो गई, गर्मी लगी तो पसीना आ गया, वापस उसी स्टेट में वापस ले आते हैं, बैलेंस वाली स्टेट में। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है, ध्यान रखना। क्रीड़ा में भाग लेना, पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स, अच्छी बात है। क्रॉस वर्ड पजल्स को करना, क्या दिमाग का विकास होता है? बिल्कुल होता है। संज्ञानात्मक कार्य पद्धति का स्वस्थ स्तर का मतलब जो कॉग्निटिव चीजों को बेहतर करे, तो खेल तो करता ही है। वाइगोत्स्की ने बोला है कि खेल संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्रॉस वर्ड पहली बहुत महत्वपूर्ण होती है। असिंध जीवन शैली, सेंडेटरी लाइफ, ये क्या होती है? सेंडेटरी लाइफ स्टाइल वो होती है जिसमें आप पड़े रहते हो, कुछ काम करते नहीं हो, एक्टिव रहते ही नहीं हो, ठीक है ना, ये खराब होता है। और रीडिंग अच्छा होता है। तो सी, सीडेंटरी लाइफ खराब होती है, उसमें फिजिकल एक्टिविटी कम से कम होती है, लेटे लेटे खा लेते हैं, सो जाते हैं, फिर ऐसे कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं। आपने देखा ना, वर्क फ्रॉम होम के कारण से लोग बाग 120 किलो के हुए। सीडेंटरी लाइफ है, आराम वाला जीवन है। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को प्रोसेस कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? मेंटल एक्टिविटी, जो कि ब्रेन में चलती है जब एक आदमी प्रोसेस कर रहा है इंफॉर्मेशन को। इसको क्या बोलते हैं? लर्निंग, अधिगम, मेंटल इमेजरी, मानसिक कल्पना, या थिंकिंग, या फिर कॉन्सेप्ट। तो इसको बोलते हैं थिंकिंग, ये होती है थिंकिंग। ओके, आत्मसाती, असिमिलेशन क्या है? देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? हमारे अंदर जो है, एक बाहर जो है, ठीक है ना, हम बाहर वाले को बदल के उसी में फिट कर देते हैं। जैसे कितने एग्जांपल दिए हमने आपको, चॉपर को बर्ड बोल देते हैं, वो असिमिलेशन होता है। अपने अंदर बदलाव करते हैं, वो अकोमोडेशन होता है। तो वर्तमान स्कीमा आपके अंदर की है, इसी का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब बाह्य जगत में ही परिवर्तन करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिमुलेशन। इनमें से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? मेंटल रिटार्डेशन, जो आजकल क्या कर दिया गया, आईटी कर दिया गया, ठीक है ना। इसमें आपको याद है हमने 4 चीजें बताई थी, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और प्रोफाउंड। याद है ना? 20 से कम आईक्यू, 20 से 34, 35 से कम, ये 55 से कम, और ये 70 से कम, ठीक है ना। तो माइल्ड रिटार्डेशन बताया है, मॉडरेट बताया है, सीवियर बताया है, प्रोफाउंड की जगह एक्यूट लिख दिया, एक्यूट नहीं बताया उन्होंने, प्रोफाउंड बताया। तो बच्चों इतना ही है, फिर सुन लेना। एक क्लास आएगी धर्मेंद्र जी की, उसको जरूर देखना है। कल आएगी वो क्लास, शायद लाइव, कल लाइव रहेंगे, कल लाइव ना, कल लाइव आपकी क्लास आएगी। उसमें जितने आपके कंप्यूटर रिलेटेड चीजें आएंगी तो वो शायद सारी हो जाएंगी, मिस नहीं करना है। एक मैं करंट अफेयर्स पे, अभी इसके बाद मेरी क्लासेस साथ में देख लेना आप, दूसरी वीडियो पे मिलेगी, उसको मिस नहीं करना है। एक मैम की मेरे चैनल पे 2 क्लासेस है करंट अफेयर्स की, वो दोनों देखनी है। एक मैम का चैनल जो मैंने आपको बताया था अभी, APDRM09 करके, उस पे जाना, उसमें 2 क्लासेस मैम की हैं, वो दोनों देखनी है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी आपके लिए, तो उनको लगे कि बच्चे अच्छे हैं। और बाकी हम और कोशिश करेंगे, और शांति से तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने जाना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।